Hi, good evening, everyone. My name is Shrishri Garg, Assistant Professor, Department of Commerce, Mains. Welcome to the fourth session of workshop Income Tax Laws and E-Filing of Returns. So, till now, we have covered the basic definitions and concepts given by Income Tax Act, and we have also discussed the process of computing total income. In the second and third session, you must have learned about the various heads of income and how to compute income under various heads. And if we add the incomes of these five heads, we get the gross total income. But the chapter doesn't close here. Along with the income of a particular person under these five heads, we also include the income of some other persons into our income in order to calculate our gross total income. कुछ हमारे पास ऐसी इनकम्स होती हैं एंड ऑल्सो देयर आर सम इनकम्स विच आर डू नॉट टैक्सेबल विच आर नॉट टैक्सेबल, तो ऐसी कुछ हमारे पास एग्जेम्प्टेड इनकम्स भी होती हैं. एंड द थर्ड केसेस की टिल नाउ वी आर always talking about the profits and incomes of a person, but what happen if there is a loss, तो loss के केस में हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं. तो मेजरली आज हम ये तीन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, तो स्क्रीन के थ्रू हम देखते हैं. तो आज अगर हम देखें तो थ्रू टुडेज क्लास यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट द वेरियस इनकम कैटेगरीज विच आर exempted from the total income, and it also includes incomes which are not included in total income. So basically these are same concepts, and it is covered under section 10. And you will also be able to know about the exemption on interest on small scale saving schemes, and there are also exemptions on certain payments to employees by their employer. And you will also be able to learn about the set off or carry forward of any losses in any particular year. And the last concept will be clubbing of income, where we include the income of some other person in the income of a assessee. तो ये सब आज के हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं. तो अगर हम पहला टॉपिक शुरू करें कि कौन सी हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम है विच आर नॉट टैक्सेबल और इन्हें हम टोटल इनकम का पार्ट नहीं मानते हैं. तो इसके लिए अगर हम सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम. तो इवन स्टिल इन इंडिया हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, और वहां से बहुत सारी इनकम हमें जनरेट होती है. तो अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कोई भी इनकम जनरेट हो रही है तो दैट विल बी कम्प्लीटली टैक्स फ्री. वो उसकी एसएससी की टोटल इनकम का पार्ट नहीं रहेगी. बट we will consider the agriculture income in order to calculate the non-agricultural income of assessee. एग्रीकल्चरल इनकम को हम तब कंसिडर करते हैं जब उसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है, क्योंकि वो तो टैक्सेबल है ना. तो उसे टैक्सेबल उसका टैक्स कंप्यूट करने के लिए हम एक बार इस इनकम को भी उसमें ऐड करते हैं और कुछ कंप्यूटेशंस करते हैं. उसके बाद वापस से एग्रीकल्चरल इनकम को माइनस कर देते हैं इन ऑर्डर टू कंप्यूट आवर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम. उसके बाद द सेकेंड इनकम इज रिसीट बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म. तो अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म के किसी भी एक पार्टनर को उसका प्रॉफिट का जो शेयर दिया जाता है वो भी कंप्लीटली उसके हैंड्स में टैक्स फ्री होता है. रीजन बीइंग कि जो इनकम एक पार्टनरशिप फर्म ने अर्न की है बीइंग अ पर्सन, इट हैज ऑलरेडी पेड टैक्स इन द नेम ऑफ दैट फर्म. तो अब जो भी पार्टनर को उसका शेयर मिल रहा है दैट विल बी कंप्लीटली टैक्स फ्री. इट इज ऑलरेडी अ पेड टैक्स पेड अमाउंट. तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉस अगर हमने किसी अमाउंट पर किसी भी इनकम पर एक बार टैक्स पे कर दिया है तो वी आर नॉट लायबल टू पे टैक्स अगेन ऑन दैट इनकम. आगे हम बात करते हैं ट्रेवल कंसेशंस की. तो इट इज बेसिकली ये इंडिविजुअल्स को मिलती हैं थ्रू देयर एम्प्लॉयर. अगर किसी को भी जो भी ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी कंसेशन का अमाउंट मिला है तो वो भी आप उसके लिए क्या होता है एग्जेम्प्टेड होता है, बशर्ते कि वो जो जर्नी है उसकी वो पूरा का पूरा इंडिया में ही होना चाहिए, आउट ऑफ इंडिया वो जर्नी नहीं होनी चाहिए. और उसके लिए भी ना आपकी नंबर ऑफ जर्नीज भी फिक्स्ड है. ऐसा नहीं है कि आप एक साल में ही 6 बार जा रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, जर्नी के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं और 6 बार आपको उसके लिए कंसेशन मिलेगा. नो, इट इज नॉट सो. तो बेसिकली यू कैन अवेल दिस बेनिफिट फॉर 2 जर्नीज इन एवरी 4 ईयर. तो 4 सालों में आप 2 जर्नीज के लिए अवेलेबल है, अवेल कर सकते हैं.
और उसके लिए भी लॉज के अकॉर्डिंग कुछ ब्लॉक्स बनाए हुए हैं ईयर के, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, 1986 से 89, 1990 से 93। तो इस तरह से ब्लॉक्स में, एक ब्लॉक में 2 जर्नी ही आपको कंसेशन के लिए आप इसको अवेल कर सकते हो। बट ऑल्दो हम इसको, अगर आपने एक ब्लॉक में 2 जर्नीज नहीं ली है और नेक्स्ट ब्लॉक में आप 3 जर्नीज ले रहे हो, तो वहां उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं सैलरी टू फॉरेन एंटरप्राइज और कॉन्सुलेट एम्प्लॉयज। अगर आप एक फॉरेन एंटरप्राइज के किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं, तो वो भी क्या रहेगी, एग्जेंटेड रहेगी, बशर्ते द फॉरेन एंटरप्राइज इज नॉट एंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस इन इंडिया, एंड जो वो पर्सन है उसका स्टे इंडिया में 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड सच रेम्यूनरेशन इज नॉट लाइबल टू डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ एम्प्लॉयर चार्जेबल अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टैक्स पेबल ऑन इनकम फ्रॉम लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। अगर कोई भी फॉरेन कंपनी या फॉरेन स्टेट की गवर्नमेंट अगर इंडिया में कोई भी एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट इंजन अगर सप्लाई करती है, और तो उस पर जो हमारी इंडियन कंपनी जो भी इस इनकम पे टैक्स पे करती है, दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री, वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा, और वो फॉरेन स्टेट या उस एंटरप्राइज की इनकम को ट्रीट नहीं किया जाएगा। उसके लिए भी वी हैव सम कंडीशंस कि ये लीज जो है, ये इसका एग्रीमेंट जो है वो 1997 के बाद का होना चाहिए और 1997 से पहले का होना चाहिए और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं फीस या रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय कंसल्टेंट हु इज नॉन रेजिडेंट। अगर किसी भी नॉन रेजिडेंट को अगर हम एज अ कंसल्टेशन फीस अगर उसे हम कोई भी पे कर रहे हैं, तो वो भी उसके लिए क्या है, टैक्सेबल नहीं है। आगे हम बात करते हैं ग्रेजुटी। ग्रेजुटी अगर मैं सिंपल टर्म्स में इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टर्म, इट इज बेसिकली अ बेनिफिट प्रोवाइडेड टू, नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये मिलती है कि उनकी सैलरी का कुछ पार्ट एक ग्रेजुटी फंड में ट्रांसफर किया जाता है, और एट द टाइम ऑफ देयर रिटायरमेंट वो उन्हें लमसम अमाउंट में वो पैसा दिया जाता है, तो उसे हम ग्रेजुटी बोलते हैं। फॉर देयर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के फॉर्म में उन्हें दिया जाता है। तो एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो एक ग्रेजुटी का अमाउंट मिलता है, इट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। रीजन सेम वही रहेगा, क्योंकि वो उसकी सैलरी का पार्ट है, और उसकी सैलरी पे ऑलरेडी वो एट द टाइम ऑफ अर्निंग टैक्स पे कर चुका है, तो अब वो दोबारा से उस पर टैक्स पे नहीं करेगा। आगे हम बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन। पेंशन भी ऑल नो कि रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान है, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता था लेकिन अब नहीं मिलता है। तो जिन लोगों को मिल रहा है, जो आई थिंक एक पर्टिकुलर ईयर है उससे पहले के जो भी एम्प्लॉयज हैं, उनको अभी भी पेंशन मिल रही है। तो पेंशन तो यूजुअली हमें एवरी मंथ मिलती है, लेकिन देयर इज ऑप्शन कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपनी पेंशन का 40% अमाउंट कम्यूट भी करा सकते हैं। कम्यूट मतलब एक लमसम अमाउंट में भी ले सकते हैं कि सपोज उसका जितना भी अमाउंट बन रहा है उसमें से कुछ अमाउंट मुझे आप अभी लमसम दे दीजिए, और बाकी बचा हुआ अमाउंट आई वांट टू अवेल इन इंस्टॉलमेंट्स एवरी मंथ। तो अगर वो कम्यूटेड पेंशन की फॉर्म में कोई भी इनकम ले रहा है अपने एम्प्लॉयर से एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, तो वो भी उसके लिए क्या रहेगी, टोटली टैक्स फ्री रहेगी। अगर हम बात करें लीव सैलरी की, तो एज वी ऑल नो कि ईच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सम लीव फैसिलिटीज टू हिज और हर एम्प्लॉय। तो जो भी लीव्स हैं वो अगर अवेल नहीं होती हैं और वो उनके पे भी वर्किंग रहता है, तो उसकी जो भी लीव्स हैं वो उन्हें इनकैश करा सकता है, उसके बदले वो इनकम जनरेट कर सकता है। तो अगर इस तरह का कोई भी अमाउंट उसे रिसीव हो रहा है, तो वो भी क्या है, टैक्सेबल रहेगा। बट इट हैज अ लिमिट ऑफ रुपीज 3 लाख। सो 3 लाख से ज्यादा का अमाउंट हम एग्जेम्प्ट नहीं करा सकते हैं, 3 लाख तक का अमाउंट आप एग्जेम्प्ट करा सकते हैं, उससे ऊपर के अमाउंट पर यू हैव टू पे टैक्स। When is your retrenchment compensation and भोपाल गैस लीक डिजास्टर कॉम्पनसेशन? अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सडनली से एकदम से ले ऑफ कर देता है, कंपनी से निकाल देता है, तो उसके लिए आपको जो भी कॉम्पनसेशन मिल रहा है, या फिर जो भी विक्टिम से भोपाल गैस लीक डिजास्टर के उनको कोई भी किसी भी तरह का कॉम्पनसेशन मिला है, तो वो भी अमाउंट क्या है, नॉन टैक्सेबल है। अगर हम वॉलेंटरी रिटायरमेंट की बात करें कि कोई भी अगर एम्प्लॉय वॉलेंटरीली अपनी रिटायरमेंट स्टेज से पहले रिटायरमेंट ले रहा है, और उस टाइम पे उसे जो भी पेमेंट मिल रही है वो भी क्या रहेगी, उसके लिए टैक्स फ्री रहेगी। इट दिस अमाउंट हैज आल्सो लिमिट कि वो 5 लाख तक की अमाउंट पर एग्जेम्प्ट रहेगा टैक्स के लिए, उससे ज्यादा वाली अमाउंट उसके लिए टैक्सेबल। आगे बात करते हैं, इसी को कंटिन्यू किया हुआ है
इसी के बारे में कुछ लॉज और एक्सप्लेन किए हुए हैं। आगे बात करते हैं सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन फंड इज ऑल्सो रिटायरमेंट बेनिफिट जो रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयज को मिलता है। तो अगर पेमेंट मिल रहा है आपको एक अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड से, तो वो भी आपके लिए एग्जेम्प्टेड है। तो वो कौन कौन से केसेस में है? ऑन द डेट ऑफ बेनिफिशियरी, किसी जो भी उसका होल्डर है या जो भी उसका ऑनर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके आगे फैमिली मेंबर्स को अगर मिल रहा है तो उनके हैंड्स में भी वो टैक्स फ्री है। एम्प्लॉय को खुद मिल रहा है ऑन हिज रिटायरमेंट या एक स्पेसिफाइड एज के बाद, तो भी वो क्या है, टैक्स फ्री है। और बाय वे ऑफ रिफंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द डेथ ऑफ अ बेनिफिशियरी, अगर वो एक एज अ कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ऑन द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, तो वो भी क्या है, उसके लिए टैक्स फ्री है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा हाउस रेंट अलाउंस। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अकोमोडेशन पर्पज के लिए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। अलाउंसेस आप डीपली सैलरी हेड के अंदर कवर कर चुके हैं कि अलाउंसेस क्या होते हैं। बहुत तरीके के अलाउंसेस गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को पे करती है। तो ऑल्दो अलाउंसेस हमारे टैक्स फ्री होते हैं बट नॉट ऑल, उसका कंप्यूटेशन करने के लिए हमें कुछ अमाउंट्स कैलकुलेट करनी होती है। उनमें से जो मिनिमम अमाउंट होती है वो हमारे लिए क्या होती है, एग्जेम्प्टेड होती है। बचे हुए अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना होता है। देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि कितने अमाउंट का हमें डिडक्शन मिलेगा। ये इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सिटी यू आर लिविंग। इफ यू आर लिविंग इन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, तो इन तीन अमाउंट्स कौन कौन सी अलाउंस जो कि आपको एक्चुअली में मिला है, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी, ये तीनों अमाउंट में से जो भी मिनिमम होगा वो आपको एज ए एग्जेम्पशन मिलेगा। और अगर इन चारों सिटीज के अलावा किसी और सिटी में आप रह रहे हैं तो एनुअली जो एक्चुअली आपको अलाउंस मिला है वो या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी, इन तीनों में से जो मिनिमम रहेगा दैट विल बी योर टैक्स एग्जेम्प्टेड अमाउंट। उसके बाद हम कुछ स्पेशल अलाउंस की बात कर देते हैं कि परक्विजिट्स के अलावा कुछ ऐसे भी अलाउंसेस होते हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है टू मीट सम एक्सपेंसेस। ठीक है, तो वो चाहे ऑफिस ड्यूटीज के लिए पे करे या फिर उसके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पे करे, तो वो भी क्या रहेंगे, उसके लिए टैक्स फ्री रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ऑन ट्रांसफर। आपका कंपनी की तरफ से कहीं ट्रांसफर हुआ है या किसी टूर पर जा रहे हैं, उसके लिए कॉस्ट ऑफ ट्रेवल आपको मिला है, तो वो भी आपके लिए क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। एनी अलाउंस विद ग्रांटेड ऑन टूर और फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, ट्रांसफर से रिलेटेड आपके कोई और एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो भी आपको, अगर उसके लिए कोई अलाउंस मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। तो ये बाकी सारे पॉइंट्स आप रीड आउट कर लेना। आगे ये सभी को हमने कोशिश की है टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करने की कि कौन से केस में कितने अमाउंट तक का आपको एग्जेम्पशन मिलता है। आगे बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। तो एजुकेशन पे खर्च करने के लिए अगर आप खुद से, आपको खुद को कोई स्कॉलरशिप मिली है या फिर आपके किसी चिल्ड्रन को स्कॉलरशिप मिली है, तो वो एसएससी के हैंड्स में वो भी क्या रहती है, टैक्स फ्री रहती है। डेली अलाउंसेस टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर एमपीज को कोई भी डेली अलाउंसेस के फॉर्म में कोई भी अमाउंट मिल रहा है तो वो भी उनके लिए क्या है, टैक्स फ्री है। पेंशन टू गैलेंट्री अवार्ड विनर्स, अगर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में था और उसको किसी भी अवार्ड से उसे कोई भी अवार्ड दिया गया है, लाइक परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या इस तरह के जो भी हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, तो उनको भी अगर कोई भी अमाउंट मिल रहा है, कोई पेंशन मिल रहा है, तो ये भी सब क्या है, एग्जेम्प्ट रहेगा। चाहे उसे मिल रहा हो, चाहे उसके डिजीज के बाद, उसकी डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर्स को मिल रहा हो, दोनों ही केसेस में वो एग्जेम्प्ट रहेगा। फैमिली पेंशन एंड फॉर्मर रूलर, तो अगर वो कोई पहले कोई रूलर रह चुका है तो उसके लिए भी, अगर उसकी फैमिली को कोई भी पेंशन रिसीव हो रही है, उसकी विडो को, उसके बच्चों को या उसके नॉमिनेटेड हायर्स को, तो जैसे कि आर्म फोर्सेस में थे, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में थे यूनियन की, तो उन सबको भी जो भी पेंशन मिल रही है उसके फैमिली मेंबर्स को, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें, लाइक हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, आईसीएआई है, और हमारे आर्किटेक्चर से रिलेटेड, कोई मेडिसिन से रिलेटेड, अगर कोई भी ऐसा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उनकी भी जो इनकम्स होती है दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। तो ये जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है विच आर रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो भी क्या है, हमारी टैक्स फ्री है। कुछ ऐसे नेशनल फंड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके फंड्स पे टैक्स नहीं होता है। जैसे कि अगर किसी को भी कोई इनकम मिली है ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल फंड, रिलीफ फंड से,
प्राइम मिनिस्टर्स एड टू स्टूडेंट्स फंड, तो इन फंड से अगर आपको कहीं से भी कोई पैसा मिल रहा है तो वो भी आपके हाथ में क्या रहेगा, टैक्स फ्री रहेगा। अगर कोई भी एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है तो उसके लिए भी जो उसकी एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियंस एक्ट, तो ये क्या रहेगी आपके लिए, एग्जेम्प्टेड रहेगी। सारी इनकम नहीं रहेगी, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और अदर सोर्सेज की इनकम, ये दोनों हेड्स क्या रहेंगे, नॉन टैक्सेबल। इनकम ऑफ सिक्किमीज, हमारे इंडिया के अंदर केवल एक ऐसी स्टेट है सिक्किम जहां पर जो भी उसके नेटिव हैं, जो भी उसके रहने वाले लोग हैं, उनके लिए उनकी सारी इनकम क्या है, नॉन टैक्सेबल है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल ओनली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फर्म कंपनी, इनके लिए नहीं, ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल। तो उस केस में क्या है, उनकी जो भी इनकम है वो टैक्स फ्री है। इनकम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोर्ड्स, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए कुछ बोर्ड्स बनाए गए हैं, अगर इन इन बोर्ड्स की भी जो भी इनकम है, इनको भी किसी भी अपनी इनकम पे टैक्स पे नहीं करना होता है, इट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। हाँ जी, इनकम ऑफ माइनर क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट, तो माइनर बोले तो अगर हम 18 ईयर्स से जो कम का कोई भी पर्सन है तो उसे हम माइनर बोलते हैं, तो उसकी जो भी इनकम होती है वो खुद टैक्सेबल नहीं होती है, क्योंकि वो एक असेसी नहीं है इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो उसकी जो भी इनकम होती है वो उसके पेरेंट की इनकम के साथ क्लब की जाती है। तो अगर उसकी इनकम 5,000 से ज्यादा नहीं है, एक माइनर की इनकम, और वो उसके पेरेंट की इनकम में इंक्लूड हो रही है, तो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड, तो उस पर टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, अगर आप लॉन्ग टर्म एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो और उससे आपको कोई भी इनकम अर्न हो रही है, बीइंग एन एलिजिबल इक्विटी शेयर इन अ कंपनी परचेज्ड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ मार्च 2003 एंड बिफोर मार्च 2004, ठीक है। तो इन 12 महीनों के बीच में अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट खरीदा था तो उसके लिए भी आपको जो भी इनकम है वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस पर भी क्या है, आपको टैक्स पे नहीं करना होता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि आपको खरीदने के इतने टाइम बाद ही वो बेचने के दूसरे दिन बाद ही उस पैसे को दोबारा इस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड कुछ आपके कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स आपको देखने पड़ेंगे। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं, ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। अगर हम बात करें, कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड अंडरटेकिंग्स इन फ्री ट्रेड जोन, अगर फ्री ट्रेड जोन के अंदर आप कोई नया एस्टैब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग कोई भी आप एस्टैब्लिश कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको एग्जेम्पशन मिलती है, बट इट हैज सर्टेन कंडीशंस। द यूनिट हैज बिगन और बिगिंस टू मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स और सॉफ्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स, अगर उन्होंने इस ईयर में उसको शुरू किया है तो दे आर एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। जैसे फ्री ट्रेड जोन में अगर आप कर रहे हो और ड्यूरिंग द प्रीवियर ईयर रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर दिस और एनी सब्सिक्वेंट ईयर, 81 82 के बाद के ईयर्स में, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर्स में अगर आप फ्री ट्रेड जोन के अंदर कोई भी नया एस्टैब्लिशमेंट अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। इसी तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए भी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये सब एरियाज हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जोन बने होते हैं, अगर इनके अंदर आप स्पेशली अपना एस्टैब्लिशमेंट लगा रहे हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हो, तो वहां पर आपको टैक्स रिलेटेड बेनिफिट्स मिलते हैं। कुछ और चीजें दी हुई हैं कि कितने अमाउंट का आपको डिडक्शन मिलेगा, कितने टाइम तक आपको डिडक्शन मिलेगा, तो आपको केवल 10 सालों के लिए जो है वो डिडक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। और जो आपको डिडक्शन मिलेगा वो भी कौन कौन सा होगा, कितने अमाउंट का होगा, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस ऑफ अंडरटेकिंग मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय अंडरटेकिंग, तो इस तरह से हम अमाउंट भी डिसाइड करते हैं कि कितना उसको डिडक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं होता कि उसका पूरा इनकम टैक्सेबल है। सिमिलरली आप अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई नया एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हो तो इससे रिलेटेड भी हमारे पास रूल्स हैं, उन लोगों के लिए भी जो है चीजें टैक्स फ्री रहती हैं, ठीक है। तो पहला तो एसएससी इज अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ लेटर ऑफ अप्रूवल बाय डेवलपमेंट कमिश्नर टू सेट अप अ यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर वो एसईजी में उसको डेवलपमेंट कमिश्नर की तरफ से कोई लेटर मिला है, ग्रांट मिली है, तो ही वो अप्रूव माना जाएगा। और वो किस तरह की चीजें बना रहा हो, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2005 से 6 या उसके बाद बनाना शुरू किया उसने,
ठीक है, ही शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आपने किसी और पहले वाले एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही स्प्लिट कर दिया या रिकंस्ट्रक्ट करके आप वहां चले गए। नो, इट मस्ट बी अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड यूनिट, ओनली देन यू आर एबल टू गेट एग्जेम्पशन। ठीक है। और एसएससी हैज इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स, से वो सब चीजों का क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्वांटम ऑफ डिडक्शन बताई गई है कि कितना अमाउंट आप एज अ डिडक्शन अवेल कर सकते हैं और कब कब कितना पीरियड, कि 100% ऑफ प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 5 ईयर, पहले साल तक 100% प्रॉफिट आपके लिए डिडक्टेबल होता है। और अब उससे अगले 5 सालों में आपको 50% मिलता है, यानी ये भी 10 सालों के लिए मिलती है, उसके बाद आपको नहीं मिलती है। अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग्स के हिसाब से, जो आपकी 100% अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग है और आप नई एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हो, तो इस केस में भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। तो इट मस्ट बी अप्रूव्ड 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग होनी चाहिए। और वो क्या बनाना, या तो कोई ना कोई प्रोडक्शन होनी चाहिए उसकी, या फिर मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए किसी भी थिंग की, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। वही सेम चीज रिपीट हो रही है कि यहाँ पर भी आप स्प्लिटिंग या रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर रहे हैं। एंड इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ ओल्ड मशीनरी। ऐसा नहीं है कि आप किसी ओल्ड मशीनरी को ट्रांसफर करके यहाँ पर नया सेटअप क्रिएट कर रहे हो, ऐसा नहीं करें। सेम चीजें यहाँ पर दी गई हैं, 10 साल के लिए आपको डिडक्शन मिलेगी, और उसी तरह से आप डिडक्शन के अमाउंट भी कंप्यूट कराएं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, अगर आपके पास कोई चैरिटेबल पर्पज के लिए या रिलीजियस पर्पज के लिए कोई भी आपके पास प्रॉपर्टी है, उससे आपको कोई इनकम हो रही है, तो वो भी आपके लिए टैक्स फ्री रहती है। देखिए कैसे होती है। द प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज derived should be held under a trust or other legal obligation. The property should be held for charitable or religious purpose, इसी पर्पज के लिए वो यूज होनी चाहिए। And the exemption is confined to only such portion of income which is applied to charitable or religious purpose. उस फंड का जितना भी पार्ट आप इन पर्पज के लिए यूज करोगे, ओनली दैट पार्ट इज एग्जेम्प्टेबल, वही टैक्स फ्री रहेगा, बाकी पार्ट टैक्सेबल रहेगा आपका। एंड दिस एग्जेम्पशन इज restricted to such portion of income as just a moment, as applied to charitable or religious purpose in India. आगे बात करते हैं, वो कमिश्नर के पास उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी करना पड़ेगा। इस तरह के कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं विच दे हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू गेट एग्जेम्पशन। और एप्लीकेशन ऑफ इनकम भी बताया हुआ है कि वो इनकम स्पेसिफिकली इन चीजों के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। आगे बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी कुछ हमारे पास ऐसी कंडीशंस हैं जिसपे इसमें वो अपने इनकम का कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट करा सकते हैं। तो एनी इनकम विच इज चार्जेबल अंडर द हेड्स, उनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, उनकी कैपिटल गेन की इनकम, और उनकी अदर सोर्सेज की इनकम। तो मतलब बेसिकली हमने सैलरी और बिजनेस एंड प्रोफेशन छोड़ के उनकी इन तीनों हेड की इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट होती है। और अगर कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो उस इनकम को भी हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। ठीक है, तो इस तरह से कुछ और चीजें इनको गिवन है आपको कंडीशंस के फॉर्म में, ये आप पढ़ लेना। तो आज हमारा पहला टॉपिक कवर हो गया है कि कुछ ऐसे इनकम्स हैं विच आर एग्जेम्प्टेड और नॉट टैक्सेबल। अब हम सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगर हमें किसी भी हेड में लॉस हो रहा है या फिर ओवरऑल हमें ग्रोस टोटल इनकम में ही लॉस हो रहा है, तो इस केस में हम उन लॉसेस को कैसे ट्रीट कर देंगे।
तो देखो सेट ऑफ मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें सपोज कीजिए वी हैव 5 हेड्स ऑफ इनकम, किसी एक हेड में हमें प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे हेड में लॉस हो रहा है, तो हम उस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अनदर हेड ऑफ इनकम इन द सेम असेसमेंट ईयर। ठीक है, इफ लॉस इज नॉट सेट ऑफ इन सेम असेसमेंट ईयर ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स, अगर आपके लॉसेस वो फिर भी सेट ऑफ नहीं हो पाए हैं, देन सच लॉसेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट द एलिजिबल प्रॉफिट्स ऑफ दैट ईयर। उसके लिए कुछ आपके पास रूल्स होते हैं कि आप इस हेड की इनकम को इसी हेड के साथ एडजस्ट कर सकते हो, और अगले साल भी आप केवल इसी हेड के साथ एडजस्ट कर सकते हो। तो वो भी हम आगे कवर करने वाले हैं, बट वी हैव अ प्रोविजन ऑफ सेटिंग ऑफ और कैरी फॉरवर्डिंग ऑफ लॉस। तो देखिए, अगर हम एक टेबुलर फॉर्म में आई ट्राई टू क्रिएट I try to present you the laws regarding carry forward on certificates of losses. तो पहले बात करते हैं, अगर आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी लॉस है, तो आप सेम हेड में उसे सेट ऑफ कर सकते हैं, और इंटर हेड भी कर सकते हैं, किसी और हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, और उसे आप 8 असेसमेंट ईयर्स तक आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अगेंस्ट विच इनकम टू बी सेट ऑफ, और उसे आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। बिजनेस लॉस है तो आप उसको सेम हेड से भी कर सकते हैं, इंटर हेड में केवल सब कुछ अलाउड है, केवल आपकी सैलरीज अलाउड नहीं है, और इसको भी आप 8 असेसमेंट ईयर्स तक आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको बिजनेस इनकम केवल स्पेकुलेटिव चाहे नॉन स्पेकुलेटिव दोनों ही तरीके के प्रॉफिट्स हैं, दोनों से ही आप इसको कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर स्पेकुलेशन का अगर आपका लॉस है, तो ना आप उसको सेम हेड में पूरे में सेट ऑफ कर सकते हो, ना फिर इंटर हेड कर सकते हो, उसको केवल किसी दूसरी स्पेकुलेटिव इनकम के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो कैरी फॉरवर्ड दिस लॉस अप टू 4 असेसमेंट ईयर्स। अगर हम शॉर्ट टर्म एसटीसीएल मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की बात करें, तो ये आप इंटर हेड नहीं कर सकते हो, सेम हेड में कर सकते हो, और दूसरे कैपिटल गेन्स के साथ भी कर सकते हो, अप टू कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अप टू 8 असेसमेंट ईयर्स। एलटी सीरियल का बात करें, तो वो ना सेम हेड में कर सकते हो, ना इंटर हेड में कर सकते हो, केवल एलटीसीजी किसी दूसरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही उसको सेट ऑफ कर सकते हो। अगर आपको रेस हॉर्सेस हॉर्स रेसिंग की वजह से कोई लॉस हुआ है, तो वो भी आप केवल सेम एक्टिविटी से ही रिकवर कर सकते हो अप टू 4 ईयर्स। अनअब्जॉर्ब्ड अगर आपका कोई डेप्रिसिएशन है, तो वो आप सेम हेड में भी कर सकते हो, इंटर हेड भी कर सकते हो, किसी भी तरीके के इनकम से कर सकते हो, और इसके लिए कैरी फॉरवर्ड के लिए कोई हमारे पास लिमिट भी नहीं है। क्लियर? तो इस तरह के कुछ अलग अलग हेड्स के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि आप कितने सालों तक उसको फॉरवर्ड कर सकते हो, और कौन कौन से हेड्स के साथ, मतलब अगर इस हेड में लॉस है तो बाकी कौन से हेड के प्रॉफिट के साथ उसे आप सेट ऑफ कर सकते हो। सभी के साथ नहीं कर सकते हो, सबके लिए अलग अलग प्रोविजन। आगे हम आज का लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम, मतलब हम अपने इनकम के अंदर किसी और पर्सन की इनकम को इंक्लूड कर रहे हैं, और उस पे हम ही टैक्स पे कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज तो हम ये डिस्कस करते हैं कि ऐसा कब होता है, ऐसा क्यों किया जाता है। देखो, वी ऑलवेज थिंक ऑफ अवॉइडिंग टैक्स। सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि क्लबिंग ऑफ इनकम क्यों किया जाता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है कि एवरी नेक्स्ट वेयर ट्राइज टू इन्वेट टैक्स, और वो हमेशा चाहता है कि उसका टैक्स बर्डन कम हो जाए। तो इन ऑर्डर टू डू दिस अनफेयर प्रैक्टिस, वो हमेशा अपनी इनकम किसी और की तरफ ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, ताकि उसे टैक्स कम पे करना पड़े। द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज कि सपोज आई हैव अ इनकम ऑफ 50 लाख पर ईयर। इस साल मेरी इनकम 50 लाख है, तो आई हैव टू पे टैक्स विद द हाईएस्ट स्लैब रेट, दैट इज 30%। बट व्हाट इफ मैं मेरे पास कुछ ऐसे 5 पीपल हैं, दे आर माय 5 फ्रेंड्स हु आर अर्निंग देयर इनकम नियर अबाउट 2 lakhs। तो बेसिकली उनको टैक्स फ्री करने, अभी उनके पास कुछ लिमिट है जहां तक दे आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स, तो अप टू 7 lakhs तक दे आर
exempted to pay tax. So in that case, I will try to shift some of my income to these persons ताकि मेरा टैक्स बर्डन कम हो जाए और उन्हें भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. But if your assessing officer has no proof कि आपने ये इनकम क्यों ट्रांसफर किया है, कोई भी जेन्युइन रीजन नहीं है, तो इन दैट केस वो इनकम वापस से आपकी इनकम में ऐड की जाएगी एंड यू विल बी लायबल टू पे टैक्स. देखो, जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस एंड चाइल्ड. उस इनकम, इससे पहले आप एग्जांपल से पहले देख लेते हैं कि किन किन केसेस में जो क्लबिंग ऑफ इनकम है वो होता है. तो व्हाट इज क्लबिंग ऑफ इनकम हम देख लेते हैं. इट मींस एडिंग द इनकम ऑफ अनदर फैमिली मेंबर विद समवन. किसी और फैमिली मेंबर की इनकम आपके साथ जुड़ रही है. द एडेड टोटल इनकम इज काउंटेड टुगेदर एंड ट्रीटेड अ सिंगल इनकम. Then the whole income becomes taxable under Income Tax Act 1961. People have a tendency to avoid or reduce tax liability, so they divert their income to other family members' head. हस्बैंड ने अपनी वाइफ की तरफ शिफ्ट कर दी, एक पेरेंट ने अपने बच्चे की तरफ शिफ्ट कर दी. इस तरह के केसेस चलते रहते हैं. That is why Income Tax Act clubs the income that is shown as divided. तो कौन कौन से तरीके की हमारे पास क्लबिंग ऑफ इनकम है. सबसे पहले, विदाउट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट द इनकम अराइजेस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी टू योर स्पाउस और रिलेटिव. तो जो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, बिना किसी जेन्युइन ट्रांसफर के, ओनरशिप बिना ट्रांसफर किए, आप केवल इनकम उनकी तरफ ट्रांसफर कर रहे हो. मतलब आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी थी जो आपके नाम पर है, लेकिन उसका जो रेंट है वो आप दिखा रहे हो कि उसकी आपकी स्पाउस को या आपके माइनर चाइल्ड को मिल रही है. तो वो आपकी जो भी रेंट की इनकम है वो आपके इनकम में ही जुड़ जाएगी, क्योंकि दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू. आगे बात करते हैं इनकम ऑफ योर स्पाउस विदाउट एनी रिक्वायर्ड एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. और उसको एक ऐसी फर्म से कोई भी सैलरी या फिर इस तरीके की कोई भी पेमेंट आप दिखा रहे हो जिसकी, जैसे सपोज आप अपनी ही फर्म में या किसी ऐसी फर्म में आप उसको एज अ सीए दिखा के उससे सैलरी दिलवा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में उसके पास सीए की क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तो इन दैट केस वो इनकम आपके पास ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट इज बाय शेयर और म्यूचुअल फंड्स और बोन्स इन द नेम ऑफ स्पाउस और माइनर चाइल्ड. अपने अपने बच्चे के या अपने स्पाउस के नाम पर ये सब कोई भी इन्वेस्टमेंट की है शेयर में, म्यूचुअल फंड में, जबकि उनके पास तो इतनी इनकम ही नहीं है कि दे कैन इन्वेस्ट. The interest income earned from the fixed deposit which you have gifted your non-working wife or minor child. अगर आपने कोई भी फिक्स डिपॉजिट से कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी आपने अपनी स्पाउस या बच्चे को ट्रांसफर कर दिया है, तो वो भी उनकी इनकम नहीं, आपकी इनकम. बिकॉज एक्चुअली में वो फिक्स्ड जो भी है फिक्स्ड इनकम है वो आपने इन्वेस्ट किया. एनी इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड विदाउट एनी स्किल और टैलेंट और एक्सपर्टीज एनी फील्ड. माइनर चाइल्ड की इनकम दिखा रहे हो लेकिन उसके पास उस तरीके की स्किल्स, टैलेंट या कोई एक्सपर्टीज है ही नहीं, तो वो भी आपकी इनकम में जुड़ेगी. कोई भी एक ऐसी एसेट है जो आपने अपने HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ट्रांसफर कर दी है, लेकिन उसके बदले में कुछ अमाउंट नहीं लिया, एज अ गिफ्ट ट्रांसफर कर दी है, तो बेसिकली तो यही माना जाएगा ना, आपने केवल अपनी इनकम उनकी तरफ ट्रांसफर की है. You have retained the ownership of an asset but transferred the income from asset owned by you to your son's wife. आप अपने बेटे की वाइफ को भी इस तरह की कोई भी इनकम ट्रांसफर कर रहे हो. बिजनेस इनकम ऑफ योर स्पाउस और माइनर चाइल्ड इन केस ऑफ फंडिंग कैपिटल इज गिफ्टेड बाय यू. एक ऐसा बिजनेस उनके नाम पर आप रन करता हुआ दिखा रहे हो जिसकी फंडिंग आपके थ्रू जा रही है. ठीक है. अब एक और हम डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. देखो, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ अ स्पाउस, जैसे सपोज कीजिए हस्बैंड ने ट्रांसफर किए 1 लाख रुपीज टू हिज वाइफ. वाइफ ने रिसीव कर लिया मनी एंड इन्वेस्ट द सेम इन बैंक FD विच जनरेट 8% इंटरेस्ट. तो 1 लाख रुपए उसको दिए, किसने, हस्बैंड ने दिए. उस पे उसकी वाइफ ने क्या किया, FD में इन्वेस्ट कर दिया जिसपे उसे 8% इंटरेस्ट मिल रहा है. 1 लाख पे 8% अगर हम कैलकुलेट करें तो वी विल गेट 8,000 रुपीज. जो 8,000 की इनकम है वो किसकी इनकम है, हस्बैंड की इनकम है, ना कि वाइफ की इनकम है. अब 8,000 रुपए वो वापिस से दोबारा FD में लगा देती, उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी द वाइफ. सेम इज द केस विद चाइल्ड की इनकम. ठीक है. 1 लाख रुपए थे, माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दिए, वो FD में इन्वेस्ट कर दिए गए, तो वो 8,000 रुपए जो भी मिल रहे हैं वो किसकी इनकम है, फादर की इनकम है.
अगर हम बच्चे के क्लबिंग ऑफ इनकम की बात करें, बच्चे की इनकम की, तो वो उस पेरेंट के इनकम के साथ क्लब होती है जिसकी इनकम ज्यादा है, मदर या फादर, जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी उसके साथ उसके माइनर चाइल्ड की इनकम ऐड हो जाएगी. You can claim rupees 1500 tax exemption from such clubbed income per year. पर ईच माइनर चाइल्ड 1500 रुपए का टैक्स एग्जेम्पशन आप हर साल ले सकते हो फॉर ईच माइनर चाइल्ड. सो ये सब तीनों, ये क्लबिंग ऑफ इनकम करने के बाद, पांचों हेड की इनकम ऐड करने के बाद, दो अदर पर्सन की क्लबिंग ऑफ इनकम है वो ऐड करने के बाद वी गेट, या फिर पिछले साल के लॉसेस या इस बार के लॉसेस को एडजस्ट करने के बाद जो हमारे पास इनकम निकल कर आती है, वी कॉल इट ग्रॉस टोटल इनकम. तो आज के सेशन में इतना ही था. कल के सेशन में हम ग्रॉस टोटल से टोटल इनकम की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हम कुछ डिडक्शंस की बातें करेंगे कि कौन कौन से डिडक्शंस मिलती हैं हमें, और साथ ही साथ हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू टोटल इनकम और टैक्स कंप्यूटेशन करना सीखेंगे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन.